हेलो दोस्तों, सियाराम क्लासेस इंदौर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 को कंप्लीट सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज कंप्लीट कराएंगे, जिसमें 2 से ढाई महीने का मात्र समय लेंगे हम आपका और पूरा कोर्स करा देंगे पेपर 3 का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर सभी वीडियो लेक्चर्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे और सभी वीडियो लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ के फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स जो कि इंग्लिश मीडियम में मेंस ओरिएंटेड रहेंगे वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो पेपर 3 में कई सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्पेस टेक, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम फिज़िक्स सब्जेक्ट को उठाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, फिज़िक्स के सब्जेक्ट में अगर हम फिज़िक्स का सिलेबस देखें तो उसमें कई टॉपिक्स दिए गए हैं और जो टॉपिक्स हैं वो रीशफल मतलब जो वो शफल कर दिए गए हैं, ऊपर नीचे हो गए हैं, पहले के टॉपिक बाद में, बाद के पहले। तो सबसे पहले जिस टॉपिक को हमें उठाना चाहिए वो है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई यूनिट्स एंड मेज़रमेंट फिज़िक्स सब्जेक्ट का बैकबोन बनाता है, एज अ बैकबोन काम करता है। अगर आपको यूनिट्स एंड मेज़रमेंट पे कमांड नहीं है तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी आगे की फ़िज़िक्स पढ़ने में। तो अभी जैसा कि हम एमपीपीएससी 2020 मतलब जो मेंस हुआ है 2020 का, वहाँ से ट्रेंड देख रहे हैं कि जो पीएससी है ये कॉन्सेप्चुअल होते जा रही है। अब ज़्यादा उसे फैक्ट से मतलब नहीं, अब उसको कॉन्सेप्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए आपके। तो दोस्तों, मैं आपको ये पहले से ही बोल देना चाहता हूँ कि जितनी भी साइंस है वो हम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे। तो आप भी कॉन्सेप्ट पर जो भी आपको दिक्कत परेशानी जो कुछ भी हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सजेशन देते जाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यूनिट्स एंड मेज़रमेंट ये फिज़िक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब फिज़िक्स क्या होती है, फिज़िक्स में क्या स्टडी करते हैं, पहले थोड़ा ये इंट्रोडक्शन लेते हैं अपन। तो जितने भी नेचुरल फिनोमेनास होते हैं, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे वो रेनबो बनना हो, चाहे ग्रेविटेशनल पुल हो कि मतलब ये चीज़ ऊपर से नीचे फ्री फॉल हो रही है तो इसकी स्टडी हो, जितने भी नेचुरल फिनोमेना, हम वॉक कर रहे हैं वो भी एक नेचुरल फिनोमेना है। तो जितने भी नेचुरल फिनोमेना हैं उन सब की स्टडीज़ फिज़िक्स में होती है। तो ठीक है, आपको ये फिज़िक्स का तो मालूम ही होगा और ये क्लियर हो गई बात। साधारण सा एक पॉइंट था जो हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यूनिट्स एंड मेज़रमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यूनिट्स छोड़ो, मेज़रमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो किसी भी नेचुरल फिनोमेना को प्रिसाइजली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? अब एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बुखार आ गया, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर सबसे पहले आपका टेम्परेचर चेक करेगा। अगर वो आपका टेम्परेचर मेज़र ही ना कर पाए तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी उसको आपका ट्रीटमेंट करने में। पहली बात तो ये ही पता नहीं लगा पाएगा वो कि आपको बुखार है भी या नहीं, क्योंकि वो मेज़र नहीं कर पा रहा आपका टेम्परेचर। अब फ्री फॉल अगर हम स्टडी करें कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल होता है ग्रेविटी के अंदर, तो ये इसकी स्टडी करेंगे तो हमें सबसे पहले कुछ क्वांटिटीज़ हैं उनको मेज़र करना होगा। जैसे इसकी स्पीड कितनी है, जब ये ऊपर से नीचे तक आ रहा था तो किस स्पीड से ऊपर से नीचे तक आ रहा था, ऊपर से नीचे तक या फाइनल पॉइंट तक आने में इसको कितना टाइम लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितने न्यूटन का पड़ रहा था इस पर। ये सब चीज़ें हैं जो हमें मेज़र करनी होंगी। तो मेज़रमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी नेचुरल फिनोमेना को हम तभी अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे, तभी प्रिसाइजली डिस्क्राइब कर पाएंगे जब हम उस फिनोमेना में आने वाली सभी क्वांटिटीज़ को प्रॉपर तरीके से या प्रिसाइजली मेज़र कर पाएंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब मेज़रमेंट होता क्या है? मेज़रमेंट होता है प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। जब भी हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं, तो अगर हम देखें तो हम बेसिकली उसको कंपेयर कर रहे होते हैं किसी अदर दूसरी चीज़ से। जैसे ये एक इसका ढक्कन है, इसको अगर मैं बोलूँ ये छोटा है ना, तो ये इस पेन के कंपैरिजन में छोटा है। और अगर मैं एक बहुत छोटा सा पार्टिकल ले लूँ उसके कंपैरिजन में ये बड़ा है। इसका मतलब जब भी हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो किसी ना किसी अदर चीज़ के कंपेयर में, अदर चीज़ के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं। तो एक बात हमें अच्छे से पता चल गई कि मेज़रमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है। चलो भाई, ये भी ठीक है।
अब कंपेयर करते किसका है, मतलब मेज़रमेंट करते किस चीज़ का है? मेज़रमेंट हम हमेशा करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ का। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिज़िक्स में आने वाले सभी लॉज जिन क्वांटिटीज़ या जिन टर्म्स की मदद से एक्सप्लेन किए जाते हैं और उन क्वांटिटीज़ को जब नेसेसरी हो जाता है मेज़र करना, तो उन्हीं को हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसका मतलब ऑल दोज क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच all the laws of physics are described are called as physical quantities। इसको आसान भाषा में अगर देखें तो वो सभी क्वांटिटीज़ जिनकी मदद से हम किसी भी फिज़िक्स के लॉ को डिस्क्राइब करते हैं वो कहलाती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़, और जिनका मेज़रमेंट ज़रूरी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो हैं जिनका मेज़रमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेज़रमेंट के बाद ही किसी फिज़िक्स के लॉ को डिस्क्राइब कर पाएंगी। चलिए, इतनी बात भी क्लियर हो गई कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का एग्ज़ाम्पल है लेंथ, मास, टाइम, है ना, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अगर ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी मदद से हम फिज़िक्स के लॉज को डिस्क्राइब करते हैं, तो उनमें से कुछ मैंने यहाँ जो बेसिक टाइप की हैं कुछ मैंने यहाँ लिख दी हैं कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो दोस्तों, अभी ये हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ अच्छे से समझ लिया कि होती क्या है। इनकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब देखेंगे मेज़रमेंट होता क्या है। तो हमने पहले ही देख लिया कि प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है, पर भाई प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन तो है, ठीक है, लेकिन इसके स्टेप्स क्या होते हैं? अगर जितनी भी प्रोसेस होती हैं दुनिया में वो सभी प्रॉपर स्टेप्स के फॉर्म में होती हैं कि पहले ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप। तो देखते हैं मेज़रमेंट जो प्रोसेस है ये इसके कितने स्टेप्स हैं। तो मेज़रमेंट के 2 स्टेप हैं बेसिकली। पहला है, हमें अगर किसी चीज़ को मेज़र करना है तो स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट सेलेक्ट करना होगा, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट सेलेक्ट करना होगा। अब इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट का मतलब है कि जैसे मैंने इस पेन को मुझे मेज़र करना है, इस पेन के मेज़रमेंट के लिए मैं एक स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, है ना। अब इसकी लेंथ मेज़र करनी है तो जो स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट सेलेक्ट किया है वो भी लेंथ के फॉर्म में करूँगा। अब मान लीजिए ये मैंने किया और ये है 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर से थोड़ा छोटा होता है, पर मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर का है। अब मैं इसको मेज़र करूँगा तो मैं मेज़र कैसे करूँगा? ये देखूँगा कि ये जो एक स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट है ये कितनी बार आता है इसमें। तो 1, 2, 3, 4 मैंने देखा कि ये 4 बार आता है इस मार्कर के अंदर, ये 4 बार आ जाएगा एक के ऊपर एक। इसका मतलब ये मार्कर इससे 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब 4 गुना ज़्यादा बड़ा है तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 × 1 सेंटीमीटर, जिसे हम बोलेंगे 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर का है, ठीक बात है, लेकिन अगर हम इसको प्रिसाइजली देखें तो इसको हम सही तरीके से बोलेंगे 4 टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, मतलब 4 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट। आप समझ में आई बात कि जब भी हम मेज़र करते हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट से कंपेयर करते हैं। ये स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट था और इसी से मैंने कंपेयर किया कि इससे ये मार्कर 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है। और स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट कैसा ज़रूरी है? ये जिस भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम मेज़र करने जा रहे हैं उससे सेम नेचर का होना चाहिए। मतलब अगर फिज़िकल क्वांटिटी की लेंथ मेज़र करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट भी लेंथ में होना चाहिए। अगर फिज़िकल क्वांटिटी का मास मेज़र करेंगे तो ये भी मास में होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई फिज़िकल क्वांटिटी उसका मतलब मास पता करना है या वेट पता करना है तो स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट भी हमें मास के फॉर्म में ही लेना पड़ेगा। कैसे? जैसे हम किलोग्राम ले लेंगे, ग्राम ले लेंगे, एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं। तो ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। फिज़िकल क्वांटिटीज़ ये भी टॉपिक, ये जो स्टेप था ये क्लियर हो कि स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट चूज़ किया। अब सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है कंपेयर करना।
तो पहले स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट चूज किया, उसके बाद डायरेक्ट कंपेयर कर लिया, जैसा हमने इसके केस में किया था कि ये 4 टाइम्स था इस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट के। तो इस तरीके से हम मेजरमेंट की किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो ये बात एकदम क्लियर हुई। अब जैसे ही हमने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, अब आप देखिए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को और दूसरे किस नाम से हम जानते हैं, इसको हम जानते हैं यूनिट के नाम से। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को ही हम यूनिट बोलते हैं। अब जैसे यूनिट का मैं एग्जांपल दूं कुछ, तो यूनिट के एग्जांपल क्या होंगे, किलोग्राम है ना, और मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो ये सभी यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स, 1 किलोग्राम है ना, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है मास के लिए। 1 मीटर है अगर, तो वो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है लेंथ के लिए। अगर सेकंड है तो ये स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है टाइम के लिए। तो इस तरीके से हमें यूनिट का पता चला। यूनिट हमें अच्छे से पता चलिए कि यूनिट क्या है, चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी, है ना। किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जब हम किसी स्टैंडर्ड को ले लेते हैं तो उसे ही हम उस क्वांटिटी की यूनिट बोलते हैं। ये बात एकदम क्लियर हो गई, है ना। अब होता ये है, जब भी हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, मान लीजिए मैंने एक रॉड है AB नाम से, है ना, इसकी लेंथ मेज़र करनी है। क्या मेज़र करनी है, AB की लेंथ मेज़र करनी है, ठीक है। अब लेंथ मेज़र करनी है तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये बहुत बड़ी है, मैंने इसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट लिया 1 मीटर, है ना। तो ये एक ब्लॉक है, इसकी लेंथ है 1 मीटर, ये एक स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट है 1 मीटर। स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट है या ये यूनिट है, एक ही बात है दोनों। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो जैसे ही हमने इसको सक्सेसिवली इसके एक के बाद एक रखना चालू किया तो होगा ये, एक बार ये यहाँ तक आया, दूसरी बार रखा तो यहाँ तक, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो अगर इसकी हम लेंथ देखें तो ये कितनी बार आ गया इसमें, 1 2 3 4 5। तो हमें पता चला ये 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो हम क्या बोलेंगे, AB की लेंथ क्या है, 5 × 1 मीटर, 5 × 1 मीटर, है ना। तो 1 मीटर से 5 टाइम्स है ये ज़्यादा। ये हमने कंपेयर कर लिया। तो अब ये जो ओवरऑल वैल्यू निकल कर आई है 5 मीटर, ये क्या चीज़ है, इसको एक और नाम देते हैं मैग्नीट्यूड। इस AB की लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर। ये है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड की भी कहानी सुनिए। मैग्नीट्यूड की बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कहानी है जो जब हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो अब देखिए आप मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ समझते हैं। हमने यहाँ मैग्नीट्यूड निकाला किसका, AB की लेंथ का, कितना, 5 मीटर। तो आप अगर देखेंगे कि ये जो वैल्यू 5 है, ये है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल कर आती है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये जो मीटर है ये असल में हमने लिखा है 1 मीटर। तो 1 मीटर क्या है, साइज ऑफ यूनिट है। जो हमने स्टैंडर्ड लिया था ना मेजरमेंट करने के लिए, उसकी साइज है ये। तो ये है 1 मीटर है साइज ऑफ यूनिट, साइज ऑफ यूनिट। तो ये बात हमें समझ में आई कि जब भी किसी चीज़ का मेजरमेंट निकालते हैं तो उसमें क्या क्या, जब भी किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक साइज ऑफ यूनिट होती है। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी, 5, और साइज ऑफ यूनिट क्या थी, मीटर। इसका मतलब 5 मीटर, और 5 मीटर को बोलते क्या है, 5 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए एक फॉर्मूला जो आगे इस्तेमाल होता है उसको हम देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स जो होता है Q = NU। अब ये क्या बोला है, Q = NU मतलब Q यहाँ पे है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। जो N है
ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो u है यहाँ पे u, ये है साइज ऑफ यूनिट, साइज ऑफ यूनिट। तो जो हमने अभी मैग्नीट्यूड निकाला था वही का वही सेम चेंज हमने फॉर्मूला के रूप में लिख दी, q इज इक्वल टू एन यू। q मैग्नीट्यूड है, n न्यूमेरिकल वैल्यू है, u साइज ऑफ यूनिट है। ये चीज़ क्लियर है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने आपको जा रहा हूँ। जैसे ये पेन है, मान लीजिए ये पेन मैंने अभी इसकी मेज़रमेंट की, मान लीजिए कर इसकी मेज़रमेंट अगर हम अपनी मतलब सरल बनाने के लिए बोलें तो ये मान लीजिए 1 मीटर का है, ठीक है। 1 मीटर का पेन है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। इसके अंदर हमने कंटेंट देखा अगर हाथ से तो कंटेंट इतना है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं सेंटीमीटर में मेज़र करूं तो कोई गलत बात होगी क्या? नहीं, मेरी मर्जी है, मैं इसको मीटर में मेज़र कर लूं, सेंटीमीटर में मेज़र कर लूं। अब मैंने इसको सेंटीमीटर में मेज़र किया तो इसी की चीज़ निकली 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी लेंथ मैंने 2 तरीके से मेज़र की। इस मार्कर की लेंथ एक तरीके से मेज़र की मीटर में तो आई 1 मीटर, और जब सेंटीमीटर में मेज़र की तो आई 100 सेंटीमीटर। अब देखो किसी भी यूनिट का, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट कोई भी हो, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। जैसे अगर मैग्नीट्यूड मतलब इसमें कंटेंट कितना है, ओवरऑल कंटेंट है कितना, तो आप कोई भी यूनिट में मेज़र करो कंटेंट तो उतना ही रहेगा ना। कंटेंट कैसे चेंज हो जाएगा? अगर वो चीज़ में कोई छेड़खानी नहीं की गई तो कंटेंट उतना ही रहेगा। इसका मतलब 1 मीटर में भी मैग्नीट्यूड उतना ही है। अगर हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर में भी उसका मैग्नीट्यूड उतना ही है। इसमें अगर हम देखें तो 1 है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये 1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मीटर क्या है, मतलब जो साइज ऑफ यूनिट है वो u है, ठीक है। इसको n1 बोल देते हैं, इसको u1 बोल देते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखें, 100 सेंटीमीटर है तो वही मार्कर पेन। इसमें अगर हम देखें तो ये जो है ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो अब इसको हम n2 बोल देते थे, n2 बोल दिया हमने। अब ये जो सेंटीमीटर है ये दूसरी यूनिट है उसी चीज़ की, उसी क्वांटिटी की, मार्कर की, तो इसको हम u2 बोल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी देखा मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो q इज इक्वल टू, q है मार्कर का मैग्नीट्यूड, इधर पे हम लिख सकते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम आगे हमारी वीडियो में पढ़ेंगे। इसकी मदद से ही हम यूनिट कन्वर्जन कर पाते हैं। जैसे आपको एक वैल्यू पता है न्यूटन में, और आपको उन्होंने बोला कि डाइन में वैल्यू निकालिए इसकी कि डाइन में कितना होगा, तो आप इसी फॉर्मूले को इतने n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 में वो वैल्यूज पुट करके आप न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इसमें तो नहीं किया, 1 मीटर तो मुझे पता है 100 सेंटीमीटर होता है, वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के द्वारा आप कर सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन जब भी हम फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज़ की बात करते हैं जहाँ हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से करना मुश्किल है, क्योंकि डाइन की वैल्यू थोड़ी मुश्किल हो जाता है कैलकुलेट करना। अगर डायरेक्ट हम कैलकुलेट करें किसी चीज़ को तो उसको हमें फॉर्मूले से ही करना होता है, तो वो उसके लिए ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये है आपका मैग्नीट्यूड, n1 है आपकी यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 है साइज ऑफ यूनिट। और उसी चीज़ में अगर हम दूसरी यूनिट में मेज़र करें उसी सेम क्वांटिटी को, तो n2 है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और u2 है उसकी साइज ऑफ यूनिट, है ना। होता क्या है कि ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अभी याद करिए, इसको अच्छे से दिमाग में देखिए, दिमाग में इसको बैठा लीजिए। ये फॉर्मूला आपको बहुत यूज़ होगा आखिर आगे इसी टॉपिक में, तो इस पर स्टार मार्क करेंगे। इतना अभी हम पढ़ेंगे, इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए पूरी चीज़ को। तो दोस्तों अब हम इस चैप्टर को आगे की ओर ले जाते हैं। हमने अभी यूनिट के बारे में, मेजरमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, तो अब देखेंगे यूनिट हमें पता चल गया होती क्या है। यूनिट 2 टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट।
अब क्वांटिटीज़ भी दो टाइप की होती हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो भी दो टाइप की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी को हम जिस यूनिट में मेज़र करते हैं उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। डेराइव्ड क्वांटिटी को हम जिस यूनिट में मेज़र करते हैं उसे हम बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो किसी अदर क्वांटिटीज से डेराइव्ड नहीं हुई हैं। ठीक है, जैसे मास की हो गई, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये अपने आप में ही हैं, ये किसी और से डेराइव नहीं हुई हैं। और जैसे अगर हम देखें स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से ही बनी हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि वो डेराइव होके बनी है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से। ठीक है, अब इसके बाद फंडामेंटल यूनिट्स होती कौन कौन सी हैं? तो फंडामेंटल जो क्वांटिटी हैं उन्हीं की जो यूनिट्स हैं उन्हीं को फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। तो हम देखेंगे जैसे लेंथ है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसकी फंडामेंटल यूनिट है मीटर। मास है, उसकी फंडामेंटल यूनिट, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसकी फंडामेंटल यूनिट है किलोग्राम, केजी, है ना। टाइम है, उसकी है सेकंड। तो इसी तरीके से हमें आगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आएंगे, एसआई सिस्टम में आपको बता दूं 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, तो उन्हें हम आगे एसआई सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी आई होप आपको फंडामेंटल यूनिट्स अच्छे से समझ में आई होंगी। डेराइव्ड यूनिट क्या होती हैं? जो फंडामेंटल यूनिट से डेराइव्ड होती हैं, जैसे स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे ही कई यूनिट्स आएंगी जिन्हें हम चैप्टर में आगे पढ़ते जाएंगे, है ना। तो अब हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब यूनिट्स हमें पता चल गया, यूनिट्स के टाइप पता चल गए। अब कुछ ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं जिनको हम उनकी फंडामेंटल यूनिट्स के नाम के ऊपर डिनोट करते हैं। जैसे FPS, इसकी फंडामेंटल यूनिट है फुट लेंथ के लिए, पाउंड मास के लिए, सेकंड टाइम के लिए। तो इस सिस्टम का नाम हमने क्या दिया? FPS। F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड। तो ये एक हमारा हो गया, ये सबसे पुराना यूनिट सिस्टम माना जाता है साइंटिफिक तरीके से, है ना। तो अब ये सिस्टम यूज़ कहाँ पे होता था? सबसे पहले FPS सिस्टम ब्रिटिश इंजीनियरिंग में यूज़ हुआ था, या वो लोग ही यूज़ करते थे। कौन? ब्रिटिशर्स। तो FPS सिस्टम हो गया ब्रिटिशर्स का। अब इसमें लेंथ के लिए वो इस्तेमाल करते थे फुट। अब फुट को हम फीट भी बोलते हैं, है ना। और मास के लिए इस्तेमाल करते थे पाउंड। तो पाउंड एक मास की यूनिट है ना। टाइम के लिए यूज़ करते थे सेकंड। अब देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ऐसी क्या दिक्कत थी जो इसे छोड़ना पड़ा। छोड़ा तो अभी भी नहीं, कहीं कहीं जिसका मन है जो सी यूनिट सिस्टम यूज़ करना है ना, उस टाइम पे। तो इसमें दिक्कत ये थी कि फीट में मेज़र करना उतना आसान नहीं था। क्यों नहीं था आसान? इसलिए आसान नहीं था, बड़े बड़े डिस्टेंस को जब हम फीट में मेज़र करते थे तो काफ़ी कठिनाइयाँ आती थी। और जब इसको कन्वर्ट करते थे तो इसके जो मल्टीपल्स हैं वो, जैसे अभी हम देखते हैं मीटर के मल्टीपल्स हैं वो 10 की पावर्स में ही होते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था। इसके मल्टीपल्स 10 की पावर्स में नहीं थे, इसलिए इसमें भी बहुत दिक्कत होती थी। तो इसका एक ये ड्रॉबैक था कि इसमें कन्वीनियंट मल्टीपल्स नहीं थे, है ना, इनकन्वीनियंट मल्टीपल्स थे। और सब मल्टीपल्स भी ख़राब थे। मतलब जो इसके सब मल्टीपल्स, जैसे 1.7, सपोज एग्जांपल 1.7 कोई मल्टीपल है, अब उसको दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे तो मेज़र करना मुश्किल होगा, क्योंकि डेसिमल में भी बहुत संख्याएं बढ़ती जाएंगी, है ना। इसी तरीके से इसमें एक ड्रॉबैक हमें पता चला। इसके बाद आता है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम किसने अडॉप्ट किया था? तो CGS जो सिस्टम था ये था फ्रेंच लोगों का। किसका? फ्रांस का। CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या होता था? फिर वही फंडामेंटल यूनिट्स थी, उसी के ऊपर उसका नाम पड़ा। C से क्या हुआ? सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। सेंटीमीटर थी लेंथ की यूनिट, ग्राम थी मास की यूनिट, सेकंड थी टाइम की यूनिट। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम हुई, तो अब इसमें ये प्रॉब्लम हुई कि इसमें कहीं कहीं पे जब हम मेज़रमेंट लेते थे तो बहुत ही छोटी यूनिट्स का इस्तेमाल करते थे। जैसे ग्राम है,
तो ग्राम एक बहुत ही छोटी यूनिट है। जैसे आज आप अपना वेट मेजर करते हो तो आप बोलते हो मेरा वेट 65 kg है, लेकिन 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, है ना। तो वो तो थाउजेंड्स में आपका ग्राम आएगा, थाउजेंड्स में वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी अगर आप अपना वेट ग्राम में मेजर करो। तो इसका भी एक ड्रॉबैक हमें सीजीएस का पता चला कि ये बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटीज़ को यूज़ करता था। सेंटीमीटर है तो वो भी बहुत ज़्यादा छोटी थी। बड़े बड़े जो डिस्टेंस है, जैसे 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को आप सेंटीमीटर में मेजर करो, बहुत हेक्टिक सिचुएशन आ जाएगी जब इतना बड़ा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हम देखेंगे। तो ये भी फ्लॉप हो गया, ज़्यादा नहीं चला, है ना। इसके बाद आता है MKS सिस्टम। ये बहुत बढ़िया सिस्टम था, है ना। ये सिस्टम इसलिए बढ़िया था क्योंकि इसमें लेंथ की जो फंडामेंटल यूनिट हम यूज़ करते थे वो थी मीटर, जो ना ज़्यादा छोटी थी और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मास का जो यूनिट हम इस्तेमाल करते थे वो थी किलोग्राम। किलोग्राम भी बहुत ही कन्वीनियंट एक यूनिट थी, जो ना ज़्यादा छोटी थी और ना ज़्यादा बड़ी थी। सेकंड तो सब जगह सेम ही है। तो अब इसमें क्या हुआ, MKS सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम था, सब अच्छा चल रहा था। और सबसे बड़ी बात, इसमें इलेक्ट्रिकल जो यूनिट्स होती थी उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो और इलेक्ट्रिकल यूनिट्स को तो इंट्रोड्यूस किया, साथ ही में इसका जो कन्वर्जन था या जो इसके मल्टीपल्स थे वो 10 की पावर्स में थे, 10 की पावर्स में, है ना। 10 to the power 1, 10 to the power 2, इस तरीके से इसका कन्वर्जन पॉसिबल था कि 10 की जो पावर्स होती थी उसके इसके सब मल्टीपल्स होते थे, है ना। तो MKS सिस्टम भी अच्छा हुआ। MKS सिस्टम का एक ही बेनिफिट हो गया कि 10 की पावर्स थी। तो चूंकि इसमें 10 की पावर थी इसीलिए इसको हम बोलते थे मैट्रिक सिस्टम। क्या बोलते थे? मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम। और एक और बात जो मेरे से रह गया पॉइंट, वो ये था कि CGS जो थी, CGS सिस्टम था, इसमें भी मैट्रिक सिस्टम फॉलो होता था। तो मैट्रिक सिस्टम दोनों में फॉलो होता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटा था साइज में, लेकिन इसकी साइज कन्वीनियंट थी, हमारे यूज़ के लिए काफ़ी हद तक अच्छी थी। तो ठीक है, इसमें ये एक चीज़ हो गई। और इसमें क्या किया गया, इसमें इलेक्ट्रिकल यूनिट्स को भी ऐड किया गया। इलेक्ट्रिकल यूनिट्स जैसे कूलम्ब भी इसमें ऐड की गई और एम्पियर ऐड किया गया इसमें। ये इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक की प्रैक्टिकल यूनिट है ना, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स हैं ये। तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स भी अब हम मेज़र करने लगे जब MKS की बात आई। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया हमें इंटरनेशनली कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए थी। MKS कहाँ तक सीमित था? MKS फिज़िक्स की मैकेनिक्स ब्रांच तक ही सीमित था, कि मैकेनिक्स में जितनी भी यूनिट्स आएंगी उतनी यूनिट्स MKS में आप मेज़र कर सकते हो, उतनी सभी यूनिट्स की जानकारी MKS सिस्टम में मिल जाती थी। ये भी बात ठीक है, लेकिन क्या आप बताओ, आपको मैकेनिक्स ही इस्तेमाल करनी है क्या? बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो सभी ब्रांचेस को ध्यान में रखते हुए एक साइंटिस्ट ने साइंटिस्ट के ग्रुप ने बहुत ही अच्छे एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इन्वेंट किया। तो वो था SI सिस्टम। SI सिस्टम क्या था? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये बनाया किसने था? ये जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स ने बनाया था 1971 में। क्या? SI सिस्टम। ये बात भी क्लियर हो गई। तो दोस्तों SI सिस्टम अब हम बहुत ही डीप में पढ़ेंगे। तो आप पहले एक बार इस बोर्ड को देख लीजिए, जो भी आपको दिक्कत लगती है उसको कमेंट करिए, फिर हम SI सिस्टम पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम इस चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट कवर कर चुके हैं और हम SI सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं ये सभी फील्ड्स में, साइंस की जितनी भी फील्ड्स हैं सभी फील्ड्स में यूज़ होती हैं। और MKS में क्या होता था, वो सिर्फ मैकेनिक्स तक ही सीमित थी। जो साइंस की ब्रांच है या फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स, वहीं तक सीमित थी। लेकिन SI सिस्टम सब जगह है। ऊपर से ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, बहुत ही ईजी है ना, सब कुछ है इसमें। तो इसकी क्वालिटीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं सबसे पहले जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है मास, जिसकी फंडामेंटल यूनिट है किलोग्राम। आप सब फेमिलियर हैं, सुना है। लेंथ की है मीटर, टाइम की है सेकंड, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन। इन सभी यूनिट्स को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं।
इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो है एम्पियर, जिसका सिंबल है कैपिटल ए। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अब ल्यूमिनेस इंटेंसिटी क्या होती है? चमक बोलते हैं जिसे। कोई भी चीज़ अगर चमकती है ना तो कितनी इंटेंसिटी के साथ चमक रही है उसे मेजर करते हैं कैंडेला में। कैंडेला एक यूनिट का नाम है जो कि ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की है। ये फंडामेंटल यूनिट है, ध्यान रखिएगा, और जिसका जो सिंबल है वो है स्मॉल सी और डी, है ना। अब है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी, किसी भी मैटर में कितनी क्वांटिटी है तो उसकी फंडामेंटल यूनिट होती है मोल। इन सभी यूनिट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि मोल क्या होता है, कैसे आया, कितने मोल बराबर कितना होता है, सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना जाने, क्वांटिटी ऑफ मैटर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है मोल और जिसका सिंबल होता है MOL और स्पेलिंग होती है MOLE। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम पढ़ेंगे जो 2 यूनिट्स दी हैं उनने एक्स्ट्रा, जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स दी हैं, तो ये एंगल के बारे में है। अब जब भी हम 2 डायमेंशनल की बात करते हैं, जैसे हमारा कोई प्लेन पेपर है वहाँ पे बात करते हैं कोई, तो हम बात करते हैं प्लेन एंगल की, है ना। प्लेन एंगल क्या होता है? कोई भी 2 डायमेंशनल में कोई भी एक एंगल बन रहा है तो उसे हम प्लेन एंगल बोलते हैं। अब प्लेन एंगल की एक फंडामेंटल क्वांटिटी है प्लेन एंगल, इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है? रेडियन, जिसका सिंबल है RAD, स्मॉल RAD। आप समझेंगे 1 रेडियन कितना होता है। 1 रेडियन कितना होता है? जब भी कोई भी ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस है R, है ना, तो जब इस सर्कल की रेडियस के बराबर कोई आर्क है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क है, इसकी जो लेंथ है वो भी है R, है ना। तो अगर ये जो आर्क है ये सेंटर पे कोई एंगल सब्सटेंड करेगा, एंगल बनाएगा, तो ये हमेशा कितना होगा? 1 रेडियन एंगल होगा हमेशा। मतलब फिर से एक बार अच्छे से समझेंगे, रेडियस है R, जिसका आर्क जो बन रहा है वो भी है R। अब इस सिचुएशन में जो एंगल सेंटर पे बनाएगा, ये सेंटर ऑफ सर्कल पे जो एंगल भी बनाएगा वो आर्क, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ से लाइन खींचेंगे, एक एंगल सेंटर पे बनेगा। तो इस सिचुएशन में जो भी एंगल बनेगा ना वो होगा 1 रेडियन। चाहे वो सर्कल छोटा हो बड़ा हो कोई मतलब नहीं, अगर रेडियस के बराबर आर्क है और वो सेंटर पे कोई एंगल बना रहा है तो वो एंगल कितना बनेगा? 1 रेडियन, है ना। अब देखेंगे सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल, अब जब भी हम 3D की बात करेंगे तो वहाँ पे सॉलिड एंगल आता है। सॉलिड एंगल का मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ, 3D एग्जांपल दिखाऊं, तो सॉलिड एंगल कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से कोई सॉलिड एंगल, ये कोन शेप का है ना, कोन शेप बन रही है, तो ये जो कोन शेप है ना यही है सॉलिड एंगल। तो जब भी हम किसी स्फीयर की बात करेंगे, अभी तक हम एक सर्कल की बात कर रहे थे प्लेन एंगल में, सॉलिड एंगल में स्फीयर की बात करेंगे तो स्फीयर के केस में देखिए क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। देखिए, जब कभी भी सॉलिड का जो कर्व्ड सरफेस होता है उसका जो एरिया होता है, एरिया, ये जो एरिया बन रहा है सरफेस पे, ये एरिया उस स्फीयर की जो रेडियस होती है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। कभी भी ये जो सरफेस वाला एरिया है ये रेडियस के, स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बीच में जो ये कोन शेप का जो ये एक एंगल बन रहा था ये क्या कहलाएगा? 1 स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सॉलिड एंगल की बात हम 3D स्फीयर में करेंगे। एक कोन शेप का एंगल बनेगा जिसके जो सरफेस है, जो सरफेस, एंगल कौन बना रहा है? सरफेस बना रहा है स्फीयर का, और उस स्फीयर के सरफेस का जो भी सरफेस का पार्ट जो एंगल बना रहा है उसका एरिया है रेडियस के स्क्वायर के बराबर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। जो भी आपको क्वेरी हो, जो भी डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हमें सजेशन दें, और इस चैप्टर के बाद का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है या जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू।